नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 वाले ध्यान दीजिएगा, आज जो है इंग्लिश कोर का जो एग्जाम हुआ उसमें ब्लूप्रिंट भी फेल हो गया, मॉडल सेट 1 फेल हो गया, यानी अब जो है कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। जो आप लोग बोल रहे थे जो सिलेबस में नहीं, वहां से भी क्वेश्चंस आज के इंग्लिश कोर के एग्जाम में देखने को मिला। तो अब हम लोग जो हिंदी इलेक्टिव में है, जो चैप्टर सिलेबस में नहीं है, वो भी पढ़ के जाएंगे एकदम जबरदस्त तरीके के साथ, क्योंकि अब हम लोग को जैक के ऊपर भरोसा नहीं रहा। मॉडल सेट के अकॉर्डिंग तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मॉडल सेट जहां बोला 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, वहां 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप सभी देख लिए होंगे, तो आप लोग का अच्छा हुआ, समय रहता है, आप लोग को ज्ञान मिल गया। अब हिंदी इलेक्टिव में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो बुक है, आप सभी को पता है, हिंदी इलेक्टिव के जो बुक 2 है, उसमें 4 चैप्टर है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरोहण चैप्टर डिलीट है, लेकिन हम लोग आरोहण चैप्टर को भी पढ़ेंगे। इससे कि पहले के वीडियो में मैंने सूरदास की झोपड़ी को अच्छे से समझा दिया था, उसका जो है जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था वो प्रोवाइड कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले बिस्कोहर की माटी, ठीक है, डिटेल में। अच्छे से लास्ट तक, अंत तक वीडियो में बने रहिए। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर सारे दोस्तों भी शेयर करें। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करेंगे। जितना क्वेश्चन हो आप लोग आराम से बिना स्किप किए हुए समझेंगे, क्योंकि आप हम लोग का जैक का ब्लूप्रिंट पर एकदम भरोसा नहीं है। वो मॉडल सेट 1 तो एकदम आज फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 1 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक का नाम क्या है? ये जैक की तरफ से 2023 में पूछा गया था। आप सही पता है, बिस्कोहर की माटी है, उसके लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो यहां मिल गया ऑप्शन 4, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी इज द करेक्ट आंसर। आज जो है लेखक परिचय से भी इंग्लिश कोर में पूछा गया था। एक चीज नोटिस कीजिएगा, विश्वनाथ जो त्रिपाठी है, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 फरवरी में। कब? 16 फरवरी में, याद करके जाइएगा। 16 फरवरी 1931 को उनका जन्म हुआ था। 16 फरवरी 1931 को उनका जन्म हुआ था बिस्कोहर गांव में। गांव का नाम पूछे तो बिस्कोहर गांव में उनका जन्म हुआ था। जिला का नाम था बस्ती। देखिए जिला का नाम क्या था? बस्ती। और जो याद रखिएगा, ये जो है किस स्टेट से था? उत्तर प्रदेश। तो याद करके जाइएगा लेखक परिचय में कि बिस्कोहर की माटी के जो लेखक है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी है। इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 1931 में बिस्कोहर गांव में, और जिला बस्ती, सिद्धार्थ नगर, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर, ठीक है। एक एक चीज को डिटेल में बिना स्किप किए हुए समझेंगे, और अब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। बिस्कोहर की माटी किस शैली में लिखी गई है? तो अपने लाइफ का स्टोरी बताया गया था, यानी आत्मकथा जैसा होगा। तो आत्मकथात्मक शैली में ये जो स्टोरी है वो लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 में पूछा गया कि बिस्कोहर की माटी लेखक की किस पुस्तक से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बिस्कोहर की माटी है, ये लेखक की अपनी आत्मकथा का नाम जो है, आप सही पता, नंगा तलाई का गांव, उससे उठा के ये बिस्कोहर की माटी लिया गया है। तो मैन बुक का नाम है, आत्मकथा का नाम है नंगा तलाई का गांव। इसको करके जाइएगा, ठीक है। तो बिस्कोहर की माटी लेखक की अपनी आत्मकथा नंगा तलाई का गांव से लिया गया है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहां भी हम लोग एक एक चीज को डिटेल में सुनेंगे, ठीक है। बिस्कोहर की माटी कथा के जो हीरो है, नायक है, इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, उसका नाम है बिस्नाथ। क्या? बिस्नाथ, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर विश्वनाथ त्रिपाठी या बिस्नाथ। देखिए नाम को थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके है, लेकिन लेखक का नाम ही यहां पर बिस्नाथ के रूप में दिया गया। एक चीज याद रखिएगा, पूरी कहानी का जो केंद्र है ना, वो बिस्कोहर का गांव है, याद रखिएगा, ठीक है। पूरी कहानी का जो केंद्र में है वो बिस्कोहर, जो लेखक का अपना गांव है, और एक पात्र जो बिस्नाथ है, जो लेखक खुद विश्वनाथ त्रिपाठी है। बस विश्वनाथ त्रिपाठी अपना नाम को थोड़ा सा चेंज करके बिस्नाथ के रूप में यहां पर डाला गया है, जो मैन कैरेक्टर इस स्टोरी का, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं कि बिस्कोहर की माटी अध्याय में लेखक जो है वो किसका वर्णन करते हैं? तो किसका वर्णन करते हैं? अपने गांव का, बिस्कोहर गांव का भी वर्णन करते हैं। गांव के जो प्रकृति, गांव का जो परिवेश होता है वो प्रकृति का परिवेश होता है, और गांव के जीवन को भी दिखाया गया है, यानी इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि बिस्कोहर की माटी में लेखक ने ग्रामीण जीवन के किन पहलुओं को प्रस्तुत किया है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक परिवेश को, ग्रामीण जीवन शैली की लोक कथा और मान्यता को भी दिखाया गया है। जीवन में मां का स्थान को भी दिखाया गया, ठीक है। मां जो है इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट चीज है। गांव का जो प्राकृतिक वाला परिवेश को भी दिखाया गया, जीवन शैली को भी दिखाया गया, लोक कथा को दिखाया गया, मान्यता को भी दिखाया गया है, यानी ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7। गांव का जीवन जो किस पर निर्भर होता है? वो प्रकृति पर निर्भर होता है। कहां पर? प्रकृति पर। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। लेखक ने किस फूल का विशेष उल्लेख किया है? तो किस फूल का? कमल का भी उल्लेख किया है, कोया का भी उल्लेख किया, हरसिंगार का भी उल्लेख किया, यानी इनमें से सभी। लेकिन एक एक चीज को नोट कीजिएगा, ठीक है। हम तीनों फूल का क्वालिटी बता रहे हैं। जो कमल फूल है दोस्तों, स्टोरी में बताया गया, जो कमल का फूल है वो पूरब टोले के पोखर में खिलते हैं। कौन सा टोला? पूरब टोले, याद रखिएगा, पूरब टोले,
ठीक है, कमल का जो फूल के बारे में बताया गया है, वो पूरब टोले के पोखर में कमल के फूल जो है वो फलते हैं। दूसरा चीज याद रखिएगा, भोज में, कहां, भोज में हिंदुओं के यहां भोजन जो है कमल के पत्ते पर परोसा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भोज में जो होता है ना, जो भोज, वो हिंदुओं के वहां जो है भोजन जो है कमल के पत्ते पर परोसा जाता है। और तीसरा याद रखिएगा, जो कमल का जो पत्ता है उसे हम लोग पुरैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरैन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, आप लोग याद है क्लास 10 में आप लोग पढ़े हैं पुरैन पात, यानी कमल का पत्ता। ठीक है, तो और एक चीज याद रखिएगा, कमल के जो नाल है ना दोस्तों, कमल के जो नाल है उसे हम लोग भीषण कहते हैं या भसीन, क्या कहते हैं? भसीन, भसीन कहते हैं, या फिर याद रखिएगा कमल ककड़ी कहते हैं। किसको? कमल के जो नाल है उसे हम लोग भसीन कहते हैं या फिर कमल ककड़ी कहते हैं। तो कमल के बारे में हम लोग क्या क्या चीज जान लिए। ये जो कमल है ये पूरब टोले के पोखर में खिलता है। भोज में हिंदुओं जो है वो भोजन जो है किसमें परोसता है? कमल के पत्ते से परोसता है। और कमल का पत्ता को हम लोग क्या कहते हैं? पुरैन कहते हैं। और कमल के नाल को हम लोग भसीन कहते हैं, जिसे हम लोग कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग कोया फूल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, कोया के बारे में क्या बताया गया है? ठीक है, ये जो कोया, कमल तो हम लोग जान गए, अब हम लोग कोया के बारे में जानेंगे। कोया भी कमल की तरह ही एक जल पुष्प है। क्या पुष्प है? जल पुष्प है, जिसे कुमुद के नाम से या कोकाबेली के नाम से जाना जाता है। तो कोया के और दो नाम क्या था? कुमुद या कोकाबेली। ये शरद ऋतु में गड्ढों में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था कोया के बारे में। अब हम लोग तीसरा फूल के बारे में जानेंगे, हरसिंगार। ठीक है, हरसिंगार जो फूल है ये आप लोग देख सकते हैं, हरसिंगार फूल जो ऑप्शन नंबर 3 है। हरसिंगार जो फूल है दोस्तों, शरद ऋतु में ही हरसिंगार फूल भी खिलता है। जो पितृ पक्ष, याद रखिएगा कौन सा पक्ष में? पितृ पक्ष में मालिन दाई घर के द्वारे पर हरसिंगार की राशि रखी जाती है। तो तीनों के बारे में बताया गया, यानी इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग तीनों फूल के बारे में डिटेल में जान के जाइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन से डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया? पूरब टोले के पोखर में कौन सा फूल खिलता है? मैंने जस्ट बताया था, पूरब टोले के पोखर में कमल का फूल खिलता है। कौन सा फूल खिलता है? कमल। तो ऑप्शन जो 2 है वो आप लोग टिक कीजिएगा। आगे जो आप देख सकते हैं, जो मैंने समझाया वही क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, कि कमल के पत्ते को क्या कहा जाता है? तो पुरैन पात। कौन सा पात? पुरैन पात कहा जाता है। ये भी मैं समझा दिया। आगे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन 11 के बाद। ठीक है, क्या क्वेश्चन 11 में? कि अकाल के समय खाए जाने वाले कमल के नाल, अकाल जब होता है, अकाल समझ रहे, जब खाने पीने का सामान जो मिलता नहीं अकाल के समय, तो खाए जाने वाले जो कमल के नाल होता है, कमल ककड़ी को क्या कहा जाता है? तो मैंने बताया था कमल के नाल यानी कमल ककड़ी को भसीन के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने बताया था। चलिए ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कोया के बारे में मैंने बताया था, कोया क्या है? सबको पता है, एक जल पुष्प है, जिसे हम कुमुद के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कोकाबेली के नाम से भी जानते हैं। कोया मैंने बताया था ना, शरद ऋतु में पाया जाता है, एक जल पुष्प है, कमल की तरह ही है। और ये जो है शरद ऋतु में पाया जाता है, जल पुष्प है, कुमुद के नाम से भी जाना जाता है, कोकाबेली के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कोया किसे कहते हैं? तो मैंने बताया ना दोस्तों, कोया जो है वो कोकाबेली और कुमुद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? कुमुद मिल रहा है ना, तो ऑप्शन जो 1 है हम लोग टिक करके आएंगे कुमुद के फूल को। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि शरद ऋतु में कौन सा फूल फूलता है? तो शरद ऋतु में कौन सा फूल? जब हम लोग ठंडा काल की बात करते हैं शरद ऋतु में, तो तीनों फूल तो हम लोग देखने मिलता है, कमल भी, कुमुद भी और हरसिंगार भी और कोया भी। तो यहां पर जो ऑप्शन होना चाहिए था, इनमें से सभी होना चाहिए था, क्योंकि सारे के सारे जो है शरद ऋतु में खिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो सारे के सारे जो है याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है? पूछा गया कि बिस्कोर की माटी के अनुसार हिंदुओं के भोज में किस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है? तो जब हम लोग बिस्कोर की माटी पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया गया? जो है कमल का पत्ता का यूज किया जाता है। किसका पत्ता का? भोज में कमल के पत्ते का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि इस पाठ में किसकी ममता का बात किया गया, किसकी स्नेह का बात किया गया है? तब ममता जो है, ममता तो वो किसमें देखने को मिलता है? मां में। तो मां का जो आंसर जो हो गया ऑप्शन 3 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया कि बच्चे की कौन सी क्रिया जड़ के चेतन होने या मानव जन्म लेने की सार्थकता है? तो मानव जन्म लीजिएगा तो क्या मां का जो है वो दूध पीना जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी बताएगा मां का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, जो बच्चा है वो जो है मां की गोद में उसको स्नेह मिलता है, उसको छाया मिलता है, उसको ममतत्व मिलता है। तो वो जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको देखिएगा जब भी रोता है तो उसको मां का दूध पिलाया जाता है तो बच्चा चुप हो जाता है, यानी सुकून कहां मिलता है? मां की गोद में और मां के दूध में। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया कि बिस्कोहर की माटी में लेखक ने किस अत्याचार की बात की है?
तो आप लोग जितने बड़े भाई होंगे, जिनका छोटा भाई है या छोटा बहन होंगे, वो जानते होंगे यहां पर किस अत्याचार का बात किया गया। ठीक है, तो यहां जो अत्याचार का बात किया गया, तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मां के दूध पर छोटे भाई का कब्जा। एक चीज याद रखिएगा, जो बड़े भाई है वो लोग जानते होंगे, जैसे ही बड़े भाई है उनको बहुत प्यार मिलता, दुलार मिलता, मां के दूध का हिस्सा मिलता है, लेकिन उसी मां की गोद में जब एक दूसरा नवजात शिशु पैदा होता है तो वो क्या करता है, बड़ा बेटा या बड़ा बेटी को दूध पिलाना छुड़ाकर वो छोटे बेटे पर या छोटे बेटी पर ध्यान देती है, उनको दूध पिलाती है। अब बड़े बेटे को वो हटा देती है ना, दूध से उनका हिस्सा को है वो कटिंग कर दिया जाता है, यानी दूध कटहा हो जाता है। गांव में इस चीज को कहा जाता है दूध कटहा, यानी उनके अंश का जो दूध है वो कट गया। जब बिस्नाथ 3 वर्ष का था ना, याद रखिएगा, जब बिस्नाथ 3 वर्ष का था तो उनकी मां की गोद में एक छोटा नवजात शिशु पैदा होता है, यानी उनका भाई पैदा होता है। तो उनकी मां जो है उनके भाई को दूध पिलाने लगती है और बिस्नाथ को जो है उसका हिस्से का दूध जो है वो कट जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां जो है मां के दूध पर जो छोटे भाई का कब्जा हो गया ना, वो बिस्नाथ के जो रूप में अत्याचार के रूप में अंकित हो गया, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते, इसका कितना बच्चे सब्जेक्टिव चाहते हैं कमेंट बताइएगा। आप लोग सब्जेक्टिव में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को इस चैप्टर का प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 आप लोग समझ सकते हैं क्या पूछा गया कि बिस्नाथ को मां का दूध क्यों नहीं मिल रहा था। तो आप सभी को पता है बिस्नाथ को मां का दूध क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनका घर में उनका छोटा भाई जन्म लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाई के जन्म के कारण जो है बिस्नाथ को मां का दूध नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब जो उनका दूध का हिस्सा किनको मिलने लगा, उनके नवजात शिशु जो है, उनकी मम्मी का जो नवजात शिशु है यानी बिस्नाथ का जो भाई है उनको मिलने लग गया, इसलिए बिस्नाथ को दूध नहीं मिल रहा था। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन में कि लेखक ने बत्तख की किसकी तुलना कर दी। तो लेखक जो है बत्तख से सीधा मां की तुलना कर दी। किससे कर दी? मां की तुलना कर दी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, मां तो मां होती है, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे इंसान का हो। देखिएगा, पशु भी होता है ना, वो भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। ठीक है, जो पक्षी भी है वो भी अपने अंडों का देखभाल बहुत सुंदर तरीके से करती है। इस स्टोरी में बत्तख का एग्जांपल से बताया गया। जो बत्तख होती है, जब अंडा देने वाली होती है तो पानी छोड़कर कांटेदार जो है वृक्षों के अंदर में, जो पौधों के अंदर में वो आ जाती है एकदम खतरनाक जगह पर, और उस अंडों के ऊपर में वो बैठी रहती है। ठीक है, अगर कोई कौवा भी ताक रहा होगा अंडा, तो उस बत्तख जो है वो कौवे की ताक पर भी नजर रखती है और बहुत ही कोमलता से अपने चोंच से जो है अंडों को उलटती पुलटती रहती है। तो जो बत्तख भी है वो भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, अपने अंडों से, अपने बच्चों से, चूजों से है वो बहुत प्रेम करती है। मां मां होती है, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे इंसान का हो। तो इसीलिए जो बिस्नाथ है वो जब देखता है बत्तख को तो उसका मां का याद आ जाता है और सीधा कंपेयर कर देता है अपनी मां की बत्तख से। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में आप देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया कि लेखक के अनुसार पहली वर्षा का क्या लाभ है। जो फर्स्ट बारिश होती है उसके क्या लाभ है? तो खुजली दाद नहीं होता है और फोड़ा फुंसी जो है वो भी नहीं होता है, यानी पहला और दूसरा जो है दोनों जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा सांप जो है वो जहरीला होता है। सांप के बारे में जानना है, ठीक है, डिटेल में जानना है, सांप के बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक एक चीज आपको इस वीडियो के माध्यम में डिटेल दिया जाएगा, क्योंकि अब मुझे जैक पर भरोसा नहीं है, वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सांप जहरीला होता है? तो आपको बताना है इसमें से सबसे जो जहरीला होता है वो गेहुअन होता है, यानी फेटारा होता है। अच्छा सर, गेहुअन फेटारा जो है वो क्या होता है? आप सही पता है, खोरिस सांप, हम लोग लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, खोरिस सांप। ठीक है, या फिर किंग कोबरा, वो सबसे डेंजरस होता है, सबसे जहरीला होता है। आप सही को क्लियर हो गया। गेहुअन या फेटारा जो है, इसमें गेहुअन और फेटारा जो शब्द है ये आपके चैप्टर में दिया गया, इसलिए मैं गेहुअन और फेटारा को जो है इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक खतरनाक सांप होता है। ठीक है, आप सब याद रखिएगा, इससे भी जो खतरनाक सांप है घोर कराइच, वो अगर काट दिया ना तो घोड़े की तरह हिनहिना कर आपको मरना होगा। ठीक है, यानी यदि आदमी को काट दिया घोड़ कराइच सांप, वो घोड़े की तरह हिनहिना करके मर जाएगा। ठीक है, तो घोड़ कराइच है वो सबसे खतरनाक सांप है। सर घोड़ कराइच का मतलब क्या है? मुझे भी नहीं पता। घोड़ कराइच जो है आपके इस पुस्तक में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 इनमें से कौन सा सांप 2 मुंह वाला होता है? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी दोनों तरफ मुंह होता है। ऐसा कौन सा सांप है जो दोनों तरफ मुंह होता है? तो आप सभी पता है भटिया सांप। कौन सा सांप? ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है, भटिया सांप। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट नहीं अच्छे से समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको देख कर जाइएगा। ठीक है, देखिए यहां पर एक एक सांप का विशेष जानकारी दिया गया है। यहां पर देखिए, हाँ देखिए यहां पर आप सभी देख सकते हैं।
डोहंडा सांप, ठीक है, या फिर उसको मजगिदवा कहते हैं। क्या कहते हैं? डोहंडा सांप या मजगिदवा, जो विषीन होता है। मेरा हिसाब से लगता है ढोंड सांप को बोला जा रहा है, ठीक है। तो डोहंडा या मजगिदवा जो होता है विषीन सांप होता है। विषीन मतलब इनका अंदर में विष नहीं होता है, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं क्या है, डोहंडा को मारा नहीं जाता है क्योंकि उसे वामन जाति का माना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि इनमें से किस जो सांप है उसको मारा नहीं जाता क्योंकि वो वामन जाति का होता है, तो डोहंडा सांप को मारा नहीं जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धामिन भी विषीन होता है। धामिन जो सांप है, ठीक है, यानी ढेमना सांप, ठीक है। तो धामिन जो विषीन है लेकिन लंबी होती है। जो ढेमना सांप होता है ना, धामिन सांप, वो बहुत लंबा होता है। इसमें भी बोला जाता है विष नहीं होता, लेकिन मुंह में कुछ पकड़कर पूंछ से अगर मार देगा ना तो अंग जो है वो सड़ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बताया जा रहा घोड़ कराइच, ये देखकर जाइएगा जो सांप के बारे में मैं बता रहा था। घोड़ कराइच अगर काट लिया ना तो आदमी जो है ना वो घोड़े की तरह हिनहिना के मरेगा, ठीक है। ये जो घोड़ कराइच सांप है ना, अगर काट लिया तो आदमी घोड़े की तरह हिनहिना कर मरता है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं एक तो भटिया सांप। भटिया सांप जो है वो 2 मुंह का होता है। ये जो भटिया सांप है ये 2 मुंह का होता है। उसके बाद आप जो ये सब देख रहे हैं ना, कुछ सब्जियों के नाम दिया गया है, कुछ फलों के नाम दिया गया है, कुछ फूलों के नाम दिया गया है। और नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट, आम के पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले जो सांप होते हैं ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो कैसे सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं? जो आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले जो सांप है वो सबसे ज्यादा खतरनाक सांप होते हैं। और ये सब जो देख रहे हैं आप, फल फूल का जो दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि आप तो जैक से डिटेल क्वेश्चन पूछा जा रहा सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कि चेचक के रोगी के पास किसके फूल रख दिए जाते थे? तो चेचक की रोगी के पास किसके फूल रख दिए जाते थे? आप सही पता है, या तो नीम के फूल या फिर नीम के पत्ते रख दिए जाते थे। याद रखिएगा, चेचक की रोगी के पास किसके फूल रख दिए जाते थे? या तो नीम के फूल रख दिए जाते थे, अगर पत्ते पूछे तो नीम का पत्ता, यानी नीम जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नीम के फूल भी होगा और नीम के पत्ते भी होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोग एक चीज याद रखिएगा, एक गुड़हल का फूल का यहां पर जिक्र किया गया। गुड़हल जो होता है ना वो देवी का फूल माना जाता था, ठीक है। गुड़हल जो है वो देवी का फूल माना जाता था। और एक बैर का फूल का जिक्र किया गया, इसको एकदम करके जाइएगा। बैर का फूल जो है उसको अगर सूंघेंगे तो ततैया का जो डंक है वो झड़ जाएगा। तो 2 फूल के बारे में, चेचक के रोगी में नीम का फूल और जो गुड़हल फूल है वो देवी का फूल माना जाता है। और बैर का फूल अगर हम लोग सूंघ लेंगे तो ततैया का डंक जो है वो झड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 आप लोग देख सकते हैं कि कृष्ण किस पेड़ की डाली पर झूला करते थे? तो आप सही पता है, कदम के पेड़ के, ठीक है। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। फूल केवल गंध नहीं देता है और क्या काम करते हैं? दवा का काम भी करते हैं। ये आपसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। फूल केवल गंध देने का काम नहीं करता, वो क्या करता है? दवा का भी काम करता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि फूल जो है गंध देने के साथ साथ और क्या करते थे? तो दवा का काम करते थे। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 27 की ओर। क्वेश्चन 27 आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि गर्मी और लू से बचने का क्या क्या उपाय किया जाता था? तो इस कहानी में जब आप पढ़िएगा स्टोरी में तो आपको पता चलेगा कि कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था, कपड़ों में प्याज का गांठ बांध दिया जाता था, या आम का जो है लेप लगाया जाता था। इनमें से सभी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 10 वर्ष की उम्र में लेखक जिस युवती की ओर आकर्षित हुआ वह उनसे कितनी बड़ी थी? देखिए, लेखक जो है वो 10 साल की उम्र में ही एक युवती को पसंद कर लिया था, उनकी ओर आकर्षित हो गया था। जो उनका भी उम्र जो है ना लेखक के 2 गुना था। अगर लेखक 10 साल का था तो उससे 10 साल की बड़ी थी, यानी 20 साल की थी। तो यहां जो आंसर है पूछा गया कि कितनी बड़ी थी, तो 10 साल की बड़ी थी। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं पूछा गया है कि बतिया, कथरी और बरहा का क्या अर्थ है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? बतिया, कथरी और बरहा का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखिए सर, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सेम लग रहा है, लेकिन सेम लगने से भी क्या होगा? बतिया का मतलब होता है फल का अविकसित रूप, लेकिन यहां पर देखिए यहां बीच में दे दिया, यानी पहला जो है, पहला का मीनिंग होता है बतिया मतलब होता है फल का अविकसित रूप, कथरी का मतलब होता है बिछोना, और बरहा का मतलब होता है खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। तो इसको तीनों का मीनिंग को देखकर जाना है, तीनों का अर्थ क्या होता है। टेंशन मत लीजिए, आपको सारा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का वर्ड है उसका वर्ड मीनिंग आपको करवा देंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन 30 क्या पूछा गया? सिंघाड़ा का क्या अर्थ है? तो सिंघाड़ा, आप लोग जो पकौड़ी वाला सिंघाड़ा सोच रहे हैं वो सिंघाड़ा नहीं है, ये सिंघाड़ा एक टाइप का जो फल है, ठीक है। तो सिंघाड़ा का क्या अर्थ है? सिंघाड़ा जो एक जल फल है, ठीक है। आप सही पता है,
कांटेदार जो फल है जो पानी में होता है उसे कहते हैं, ठीक है। और आप सही पता है पानी फल आप लोग खाए होंगे, ठीक है, पानी फल खाए हैं ना, तो पानी फल को ही सिंघाड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिंघाड़ा एक जल फल का नाम है, कांटेदार फल होता है, देखिए तीनों तरफ कांटा रहता है उसका, और एक फल भी है, यानी इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन अर्थ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, नोट बना के, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए पहला वर्ड जो है भसीन, भसीन मतलब होता है कमल का तना या कमलनाथ। कुमुद, कुमुद को कुया भी कहते हैं, कोया कहते हैं, जल पुष्प कहते हैं, और कोकाबिली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सिंघाड़ा के यहाँ अर्थ दिया है ना, जल फल भी है, कांटेदार फल भी है, और एक फल भी है। बतिया मतलब जो है फल का अविकसित रूप। तो यहाँ जितना भी इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इसको कर लीजिएगा, तो आपका इस चैप्टर से तो क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं छूटने वाला है, क्योंकि आज जो है मैं इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन दिया। यहां से यदि क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका नहीं छूटने वाला। और इस चैप्टर से आप लोग कितने बच्चे चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी बताओ, क्योंकि इस बुक में मात्र 4 चैप्टर है, और आप सभी को लग रहा है ना कि आरोहण चैप्टर जो संजीव जी लिखे हैं वो डिलीट हो गया, लेकिन मुझे डिलीट नहीं लग रहा है, क्योंकि जो डिलीट है वही क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है जैक की तरफ से, तो ये तो गलत बात है। इसलिए हम लोग जो है इसके चारों चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे पहले जो मैं सूरदास की झोपड़ी के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन था वो प्रोवाइड कर दिया, अच्छे से समझा दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं हिंदी का प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो सूरदास की झोपड़ी भी मैंने इसी तरह समझाया, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। अभी बिस्कोर की माटी बनाए, और जो चैप्टर 2 है वो मैं नहीं डाला था, लेकिन अब मुझे डालना होगा आरोहण, क्योंकि अब मुझे लग रहा है चैप्टर 2 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन मेरी बातों से सहमत है आप लोग कमेंट बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों के शेयर कीजिए। आज से और अभी से आप लोग जमकर हिंदी इलेक्टिव का तैयारी कीजिए, ठीक है, एकदम, क्योंकि अब हम लोग को जो है आप लोग को तैयारी करना होगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव कौन कौन चाहते कमेंट कीजिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव में भी लग जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग को हिंदी डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। मिलते दोस्तों एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।